अब ये जो सारों साध्य रसाना है इसको भी हम कैसे समझेंगे, जैसे अपन ने इसको समझाना ऐसे इसके लिए इसकी आवश्यकता परिभाषा की जरूरत नहीं। ये शब्द स्वयं अपना अर्थ बताता है, स यानी साथ में, इसके साथ में आरोप के साथ। जब कोई चीज एक दूसरे पर आरोप करके या दूसरे की सहायता से दी जाएगी और शुद्ध रूप में दी जाएगी वो सारों है, और जब किसी को साधन बना करके दिया जाएगा तो वो रहेगी साध्य। इसके लिए परिभाषा अपनी पुस्तक में इसका लक्षण दिया है वैसे सारोपान्यात यत्रोक्तो विषय ही विषयस्तः। 11वें नंबर का श्लोक देखो आपका, हाँ सारोपान्या 6 नंबर है क्या आपका, सारोपान्यात यत्रोक्तो विषय ही विषयस्तः। सारोपा जो है वो अन्य ही अलग ही प्रकार की है, वो क्यों है, क्योंकि वो जहाँ भी कही जाती है यत्र तो जहाँ भी कही जाती है वहाँ पे विषय और विषय का भेद होता है। किसी विषय को लेकर के उसमें विषय को बताया जाता है। कैसे बताया जाता है इसका उदाहरण से आपको समझ में आएगा। सारोपा का उदाहरण अभी भी नीचे पता चला ना, ये उदाहरण है जैसे इसका उदाहरण लिखेंगे आयुर्भूतम। हाँ सर कितने बजे आना है? वहाँ पर इसका उदाहरण क्या है, आयुर्वृद्धम। आयुर्वृद्धम इसका उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे सारोपा कैसे हुआ, घी के ऊपर आयु का आरोप कर दिया, हाँ आरोप कर दिया घी के ऊपर आयु का। घी क्या है, मतलब जो व्यक्ति ज्यादा घी खाता है, ज्यादा घी पीता है, उसकी आयु ज्यादा होती है। पहले समय में ऐसा हुआ करता था, आज के समय में पॉसिबल नहीं, क्योंकि घी अच्छा वाला नहीं था। ठीक है, जिस समय ग्रंथ में लिखा गया उस समय का घी बहुत अच्छा हुआ करता होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा आयुर्वृद्धम। ये आयु क्या है, बोले जो घी है, घी हुई आयु है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, घी के ऊपर आयु का आरोप कर दिया, तो ये हो गई सारोपा। घी के ऊपर आयु का आरोप कर दिया, बोले आयु क्या है, बोले घी ही आयु है। कोई व्यक्ति है 90 साल तक जीवित रहा, ठीक है, 90 साल तक और वो एकदम फिट था, रोज 2-3 किलोमीटर रनिंग करना, ठीक है, सुबह 5 बजे उठना, रात में 10 बजे कार्य करना, खूब अध्ययन करना, खूब परिश्रम करना। तो आप इतना सब कैसे कर लेते हो? बोले हमने बहुत किया है, अच्छा वाला आयु बहुत अच्छी है ना। तो उन्होंने क्या बोला, आयुर्वृद्धम, हमारी जो आयु का राज है वो क्या है, घी। हमारी जो आयु है वो घी ही है, ठीक है। तो घी के ऊपर किसका आरोप हो गया, आयु का आरोप हो गया, ठीक है, इसलिए कहलाई सारोपा। दूसरी है साध्य रसाना, इसको बोला आयु एवं इदम, आयु एवं। तो अभी इसी से रिलेटेड है ये जो है ना, इसी से इन्होंने क्या बताया, तो बोले घी ही जो है वो हमारी आयु है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, घी तुम्हारी आयु कैसे हो सकती है, आयु का हम घी पीने लग जाए हमारा भी हो जाएगा। तो बोले वो हो भी सकता है, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो साध्य होता मतलब अनेक प्रकार के कारण बताया कि आयु ही घी क्यों है या घी ही आयु क्यों है, उसके पीछे को कारण बताया। तो हम जो है घी खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं इसलिए हमारी बॉडी उतना कैपेबिलिटी हो जाती है बॉडी की, वो इतना कार्य जो है सब कुछ सहन कर सकती है, विषम परिस्थितियों में जी सकते हैं, सब परिस्थितियों में जी सकते हैं। ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हम घी खाते हैं और उसको पचाने के परिश्रम करते हैं। आज का मनुष्य क्या करता है, घी अगर 1 किलो खिला दें तो वो 2 दिन तक वेट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बॉडी की डाइजेस्टिव कैपेसिटी है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी की डाइजेस्टिव कैपेसिटी होगी तो 1 किलो के तो घी खा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य साध्य रसाना क्यों हो गया, उन्होंने बोला आयु एवं इदम, हाँ बोले यही आयु है। पहले तो उन्होंने क्या बोला, आरोपा में नहीं, पहले आरोपा में क्या बोला कि आयु ही नहीं है, घी आयु, ये बोल रहे कि हाँ हाँ बोले सही बात है, यही आयु है।
आयु एवं इदम, हाँ इदम एवं आयु, यही आयु है जैसे है तो उसके जो कारण बताया वो सब साध्य अवस्थान का है, ये उसका उदाहरण होगा। बॉडी की डाइजेस्टिव कैपेसिटी, परिश्रम क्षमता, ठीक है, बुद्धि को बचा रखना, इतना ज़्यादा परिश्रम करने की कैपेसिटी होना, ये तीन चार चीज़ें जो है ये सब क्या हो जाएगा, उसके पीछे साधन हो जाएंगे, उसके कारण हो जाएंगे। तो जहाँ पर केवल शब्द को देखकर ही आरोप की विद्या समझ में आ जाती है, वो सारों को आ जाती है, और जिसको समझने के लिए कारण की आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है, वो साध्य अवस्थान कहलाती है। लेकिन ये जो दोनों साधन है ये क्या है, मुख्य रूप से पता लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं करना पड़ा, इसलिए शुद्ध है। तो ठीक है, यहाँ पे गौण अर्थों को पता करना पड़ेगा इन्हीं दोनों में, सारों का साध्य अवस्थान में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गौणी सारों का गौणी साध्य अवस्थान में, उसके एग्जाम्पल में उदाहरण में ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो सारोपा का उदाहरण लिखिए, गौ और वाही का। गौ और वाही का इसका है सारोपा। सारोपा के नीचे लिखिए गौ और वाही का। ठीक है, ये वाही जो शब्द है ये एक जगह का नाम है, जैसे अमरावती, नागपुर, ठीक है, हम इनको ये जो एरिया इसको विदर्भ कहते हैं, तो इस प्रकार से इस जगह का नाम है वाही। तो बोलते हैं वाही का जो व्यक्ति है, वाही में रहने वाला जो व्यक्ति वो क्या है, गौ है, गौ मतलब गाय के समान है। वाही देश में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, गाय के समान। तो वहाँ वाही देश का जो वाही जो देश है उसके ऊपर किसका आरोप हो गया, गौ का आरोप, ठीक है। ये क्या हो गया, सारों। वाही जो है वो गौ जैसे है, वाही जैसे जो लोग हैं वो गौ जैसे हैं, तो वाही के ऊपर गौ का आरोप है, गाय के ऊपर वाही का नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो गौ का आरोप है वाही के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सारों का। अब वाही जो है यहाँ पर देखिए आयु वृद्धम जो कहा था, आयु वृद्धम में यहाँ पे वृद्ध जो है वो मुख्य है, आयु जो है वो भी मुख्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाही मतलब क्षेत्र का नाम दिया, पुरुष का नाम नहीं दिया। तो किसी क्षेत्र के ऊपर गौ का आरोप कर सकते हैं क्या, नहीं। तो वाही मतलब वाही देश में रहने वाले लोग, ठीक है, उस देश में या उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो गाय के समान है। तो वहाँ पे जो लोग शब्द जो अपन वहाँ पर रहकर समझने के लिए ये आया गौण, ठीक है। यहाँ पर अपन को समझने के लिए दूसरा शब्द यूज नहीं करा, आयु मतलब आयु, घी मतलब कि दोनों को एक साथ समझ लिया था अपन ने। वहाँ पे पुरुष लोग की जो शब्द, वहाँ के लोग की जो शब्द अपन वापर कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, गौणी की वजह से, क्योंकि वो गौण हो गए, मुख्य हो गया वाही देश, है ना, समझ में आया गौणी का। अगला देखिए, ये तो हो गया सीधा आरोप, सारोपा पर आरोप किया। अब दूसरा क्या है हमारा, साध्य अवस्थान। साध्य अवस्थान का उदाहरण लिखो, गौरयम, गौरयम। साध्य अवस्थान का उदाहरण क्या हो गया, गौरयम। अब ये गौरयम जो शब्द है, अयम मतलब यह कौन, यह पुरुष, यह पुरुष क्या है, गौ है। अब ये गौ क्यों है उसके पीछे कारण बताएंगे, वो कारण अपने को एक्सप्लेनेशन में लिखा है। गाय कैसी होती है, सरल होती है, ठीक है, अल्पमती होती है, मतलब उसको बहुत ज्यादा चालाकी नहीं आती, सियार की तरह दूर नहीं होती, शेर की तरह हिंसक नहीं होती, सादी सरल होती है। उसी प्रकार जैसे जैसे गाय के गुण होते हैं, गाय के माध्यम इत्यादि, उतने ही सारे गुण वहाँ पे रहने वाले लोगों के, वो लोग भी गाय के समान सरल है, ज्यादा हिंसक नहीं है ना, क्रूरता नहीं है, चालाकी नहीं है, ठीक है। तो गाय के जो गुण हैं उन गुणों का उन्होंने बखान किसमें किया है, वहाँ के लोगों, ठीक है। तो वो हो गए उसके साधन, इस कारण की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, गाय जैसे, ये हो गई साध्य, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए अपनी रचना हो गई 6, 1 2 3 4 5 हिस्सा, ठीक है। अब आप अपनी पुस्तक में देखो, लास्ट में लिखा हुआ है लक्षणा तेन षड्विधा। इस प्रकार से लक्षणा 6 प्रकार की होती है। आगे चलो, जहाँ पर लक्षणा पूरी होंगी वहाँ पर बताएंगे लक्षणा तेन षड्विधा।
मिला क्या? तो शब्द शक्ति में जो दूसरी शब्द शक्ति है वो हमारी पूरी हो गई। अब जैसे अपने अभिधा शक्ति का लक्षण देखा था, ठीक है, लक्षणा शक्ति का लक्षण देखा था मुख्य बाधक करने में, ऐसे व्यंजना शक्ति का उन्होंने लक्षण नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ बताया कि व्यंग्य कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। व्यंग्य को समझने के लिए आप इतना सा ही समझ लीजिए कि जब भी कोई मुख्य अर्थ होगा तो मुख्य अर्थ के साथ में कोई तीसरा अर्थ भी निकलेगा तो वहाँ पे व्यंग्य होगा। जैसे शाम का 6 बजा है, ये गाँव है, गाँव का बीच का एक चौराहा है, वहाँ पे खड़े होकर मैंने जोर से बोला 6 बज गए, मेरे एकदम सीधा बोला जोर से, क्या बोला 6 बज गए। जैसे ही मैंने बोला कि 6 बज गए तो मेरा मुख्य अर्थ क्या था, केवल समय बताना। मेरा किसी को ये नहीं बोला था कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, मैंने किसी को नहीं, मैं सिर्फ जनरली बोला 6 बज गए, मैंने समय बताने का कार्य हो गया मुख्य। लेकिन मेरा ये वाक्य सुनकर के जो खेत में काम करने वाला किसान था उसको क्या समझ में आया कि ऐसी खेती का कार्य था, और जो पंडित था उसको समझ में आया मुझे आरती पूजन करना है, मुझे मंदिर जाना है। जो अध्यापक था उसको समझ में आया कि बच्चों का कार्य पूरा हो गया है, अब मुझे कुछ और कार्य करना है। सुनने वाले व्यक्ति के लिए सभी के लिए अपना अपना विशेष अर्थ था, ठीक है। मेरा कहने का जो मुख्य अर्थ था वो क्या था, समय बताना। उस समय को सुनकर के जिसने जो जो अर्थ लिया वो सब व्यंग्य अर्थ है, क्योंकि वो मेरे मुख्य अर्थ में नहीं है। मेरा वाक्य क्या है, 6 बज गए, तो 6 बजे का समय बताना। मैंने किसान को बोला कि 6 बजे तुम घर जाओ, ठीक है, घर जाने का कार्य मेरा उसको समझ में आया नहीं, ये उसका अंडरस्टूड रहा। मैंने किसी शिक्षक को बताया कि तुम अपनी शाला बंद करो, ये उनके लिए अंडरस्टूड था। मैंने किसी पंडित को बताया तुम मंदिर में जाकर पूजा करो, ये उनके लिए अंडरस्टूड था। तो व्यंग्य अर्थ क्या होता है, मुख्य अर्थ के साथ में उपस्थित रहता है लेकिन किसी अन्य अर्थ को देता है, ठीक है। जो अन्य अर्थ वाली प्रथा है उसी को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ना है, उसके बाद एक टॉपिक में दूसरी क्लास खत्म, ज़्यादा से ज़्यादा भी आधे घंटे में अपना कोर्स पूरा होगा। म्हणजे शॉर्टकट मध्ये आणि लक्षात येईल असं, लेकिन आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको देरी नहीं रहेगा। डाला ना अब देखो, अभी जो अपन व्यंग्य की बात कर रहे थे ना, तो व्यंग्य क्या होता है, कैसा होता है, वो कई लोगों को सीधा सीधा समझ में आया ही। इसके अलावा व्यंग्य कितने प्रकार का होता है, कैसे उसको अपन ऐसे अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसा लिख लीजिए। गूढ़ और अगूढ़। गूढ़ और अगूढ़ व्यंग्य दो प्रकार का होता है।
रूढ़ि और प्रयोजन ऐसा कीजिए। हाँ बस वो गुण को हटा करके रूढ़ि लिख लो और अगुण को हटा कर प्रयोजन लिख लो। ये थोड़ा सा आपको समझने